ओके, तो ओएस लैब के अंदर जितना लोगों ने डरा डरा के लिख रखा हुआ है ना सबको कि हाय फेल हो जाना भाई, कोई इतनी बात नहीं है। मेन जो चीज़ें हैं वो आईपी से हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, सिलेबस के अंदर देख के लग रहा है ब्रो सारा कुछ ही डाल दिए, लेकिन अब अगर आप मेरी तरह वेले हो और आपने हर लैब खोल के देख ली है तो आपको पता चला कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे रूल आउट की हुई हैं। उन्होंने कहा हुआ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बट रिवाइज ऑल, लेकिन जब इतनी लंबी लिस्ट होती है जिसके अंदर आप ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस मेंशन कर देते हो सिवाय आप दो तीन चीज़ों की, तो यही मतलब है कि वो दो तीन चीज़ें बहुत अनइम्पॉर्टेंट हैं, राइट। तो मेनली यही चीज़ें करनी हैं, तो वो हल्का फुल्का देख लेंगे, लेकिन मेन हम बात करनी इसी पे है। तो सबसे पहले जो लैब के अंदर हम आए थे, लैब वन की थी, सबसे पहले जो हमें कोड लिखने को कहा गया था वो था कि लाइक इनपुट लो कि अरे मैं कितने साइज़ की बनाऊँ, उसके बाद उस साइज़ की अरे बनाओ और उसको सॉर्ट कर दो और समथिंग इस तरह का प्रोग्राम था। तो उसके अंदर हमने कैलिक यूज़ करना था। आप मैलिक भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आप लेट्स से अगर आप इंटीजर्स की अरे बना रहे हो 4 इंटीजर्स की, तो आप 4 साइज़ ऑफ इंट लिख सकते हो मैलिक के अंदर। और आप कैलिक के अंदर भी वही चीज़ कर सकते हो 4 साइज़ ऑफ इंट करके। कैलिक मतलब सेल एलोकेशन के लिए होता है, मैलिक बस मेमोरी एलोकेशन जनरल है। तो आप सोचोगे कि भाई लाइक फिर ये अलग है क्यों, अगर एंड पे तो आपको पॉइंटर ही मिल रहा है, कौन सा कोई फ़र्क पड़ता है, पॉइंटर तो पॉइंटर होता है, मेमोरी तो मेमोरी होती है, एलोकेशन तो एलोकेशन होती है, गोलगप्पे। तो जो पीछे लाइक रैशन आया है ना वो ये है कि ना काफ़ी बार ऐसा होता था कि साइज़ का जो वेरी वो अगर हम लिख रहे थे n मल्टीप्लाइड बाय साइज़ ऑफ एंड फॉर एग्जांपल, तो n की वैल्यू इस तरह की हो सकती थी कि आप उसको अगर मल्टीप्लाई करो ना साइज़ ऑफ एंड से यानी 4 से, तो वो लाइक इंटीजर ओवरफ्लो पे आ जाता है, मतलब एक नेगेटिव वैल्यू बन जाता है और समथिंग इस तरह से मसले आ सकते थे। तो उन मसलों के हल के लिए उन्होंने बेसिकली ना बस एक सेफ्टी गार्ड बना दिया हुआ है कैलिक के अंदर कि वो इंटरनली मल्टीप्लाई करता है, अगर मल्टीप्लाई करके लाइक इंटीजर ओवरफ्लो आ रहा है तो फिर वो लाइक -1 रिटर्न करता है इन पॉइंटर। तो इस तरह से है। उसके बाद फ्री है कि आपने जो हीप एलोकेशन ली उसको फ्री भी करना, वरना वो मेमोरी लीक हो जाएगा। फिर आ जाती फाइल हैंडलिंग सिस्टम कॉल्स। इसके अंदर ओपन के अंदर एक चीज़ बस है देखने वाली कि अगर आप लिखते हो ओपन माई फाइल O_read ओनली, तो कोई मसला नहीं है, आपको आगे कुछ नहीं डालने की ज़रूरत परमिशंस वगैरह। लेकिन अगर आप एक फ़ाइल क्रिएट कर रहे हो तो अगर आप लिखते हो O_WR ओनली पाइप CREAT क्रियाट और वhatever क्रियाट, ठीक है। तो उस केस के अंदर आपको परमिशंस भी बतानी पड़ेंगे। तो परमिशंस इस तरह से आप लिख लोगे 0777, तो वो ऑक्टल में होती है। मैंने परमिशंस के बारे में पहले भी बात की हुई है कि इस तरह से होता है कि एक्स का मतलब होता है यूज़र परमिशंस, वाई का मतलब होता है ग्रुप परमिशंस और जी का मतलब होता है अदर्स इज परमिशंस, राइट। तो इग्नोर द नोटिस वैसा। खैर वो इसके अंदर कुछ है बात नहीं, बस आपने हमेशा इसके अंदर 0777 लिख देना अगर आप चाहते हो कि सारी परमिशंस मिल जाए। उसके अलावा ऑप्शंस के अंदर अपेंड भी हो सकता है, O_append, O_read राइट भी हो सकता है, RDWR। तो ओपन के अंदर यही बस है बात है। उसके बाद ओपन आपको एक फ़ाइल डिस्क्रिप्टर रिटर्न करता है, जो बेसिकली एक आईडी है समझ लो फ़ाइल के लिए। तो वो जो है आप रीडिंग करते हुए राइटिंग करते हुए उसको क्लोज़ करते हुए बस पास करते हो। और वरना बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आप एक बफर बताते हो कि इस लोकेशन से आपने रीडिंग शुरू करनी है और इतने बाइट्स की रीडिंग करनी है और आपने वो वहाँ पे डाल देना है या स्टोर कर देना है इधर एक्सेट्रा। तो ये हो गए आपकी फ़ाइल हैंडलिंग सिस्टम कॉल्स। अब फाइल डिस्क्रिप्टर टेबल के अंदर 3 पहले की बाय डिफ़ॉल्ट होती है हमेशा। 0 के ऊपर STDIN होती है, स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड एरर। अगर आपको ये नंबरिंग भूल जाती है कि 0 1 2 पे कौन सा था, तो आप 0 की जगह फाइल नंबर अंडरस्कोर STDN लिखोगे तो वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग नंबर लिख देगा। मुझे काफ़ी बार होता है कि मैं 0 1 पता नहीं क्यों कन्फ्यूज़ कर देता हूँ, ऊपर नीचे कर देता हूँ। तो उस केस के अंदर आप इस तरह की चीज़ें भी यूज़ कर सकते हो। वरना कोई ख़ास बात नहीं है, जब भी आप कोई चीज़ ओपन करते हो उसको एक फ़ाइल डिस्क्रिप्टर टेबल के अंदर एंट्री मिलती है, और बस कोई ख़ास बात नहीं है इसमें। उसके अलावा ये एक एग्जांपल है कि किस तरह के सवाल आते रहे हमें कि रिमूव नंबर्स फ्रॉम अ फाइल, तो आप बस फ़ाइल रीडिंग करनी है, इनको यूज़ करके और बस निकाल लेना, बड़ा ईजी है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें।
परमिशंस की भी बात हो गई है। अब लैब मैनुअल 2 के अंदर जाके हमें कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स की बात की गई है, फॉर्क की बात की गई है। मैं फॉर्क अब समझाने तो मैं बैठूंगा, आपको पता ही है क्या है कि प्रोसेस कॉपी हो जाती है। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स जो है आर्ग सी स्टार स्टार आर्ग वी, वो भी आपको कुछ बताने वाली बात नहीं है, वो मैं मिड 2 में बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर की हुई है। वेट और वेट PID के अंदर थोड़ी इंटरेस्टिंग बातें आना शुरू हो जाती हैं। अब वेट जो है ना, हम हमेशा लिखते हैं वेट नल, लेकिन हम नल की जगह और क्या लिख सकते हैं, वो क्यों लिखते हैं नल? तो अगर आपको इस तरह के सवालों के कभी जवाब चाहिए हो ना, तो आप लिनक्स के ऊपर अगर आप हो तो आप मैन कमांड यूज़ कर सकते हो, राइट। तो देखो मैंने ये वीडियो बनाने के लिए कितनी बार मैन यूज़ किया, मैन वेट PID लेट्स से। तो यहाँ पे मुझे sys/wait.h के अंदर जो तमाम डिफाइंड फंक्शंस हैं वेट और वेट PID, उसके बारे में बताया हुआ है कि इसके अंदर ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, ये पैरामीटर्स मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। अब अगर मुझे पता नहीं है कि ये लाइक वेट स्टेटस क्या है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा डिस्क्रिप्शन, मैं पढ़ी जाऊँगा। अच्छा यहाँ पे वेट स्टेटस का जिक्र नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो क्या कहाँ पे जाके आ रहा है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस के बारे में बताया हुआ है। ऑप्शंस तो वो वेट PID के अंदर यूज़ होते हैं, तो वो भी एक यूज़फुल चीज़ है। वेट PID करते हुए कभी कभी आपको होता है कि आप वेट नो हैंग वगैरह चीज़ें यूज़ कर लेते हो एट्सेट्रा। उसके अंदर आप एक्चुअली वेट नहीं करते, आप बेसिकली नॉन ब्लॉकिंग फॉर्म ऑफ वेट है कि इफ़ अवेलेबल रीप कर लो वरना भाग जाओ। खैर, वेट स्टेटस जो हम ढूंढ रहे थे वो यहाँ पे हमें मिल गया। इसके अंदर पता ये चलता है कि वेट जो है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने चाइल्ड की टर्मिनेशन पे नहीं, बल्कि सिग्नल वगैरह इस तरह की चीज़ों के ऊपर भी, कोड डंप वगैरह के ऊपर भी, स्टॉप्ड वगैरह के ऊपर भी, कंटिन्यूड वगैरह के ऊपर भी, इन इवेंट्स के ऊपर भी, जब भी आपकी प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेस की स्टेट चेंज होती है ना बेसिकली, तब जाके ये फायर होता है वेट। अगर हम वेट नल करें तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ टर्मिनेशन के लिए होगा। तो वेट एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा मल्टी फैसेटेड है, उसके अंदर मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं। डैम यार मैं GPT हूँ। अच्छा खैर, मल्टी फैसेटेड बोला इसलिए। अच्छा तो इस पूरी डिस्कशन का मकसद ये था कि अगर आपको कहीं सवाल के अंदर कोई नॉवल किस्म की चीज़ आ जाए, क्योंकि हमें पता ही है जो पढ़ाया होता है उसके अलावा सब कुछ आ जाता है, इसीलिए मैंने कहा बता दो, इस तरह की चीज़ें आप मैन कमांड से देख सकते हो। और अगर कुछ भूल भी जाता है सिंटैक्स वगैरह, जैसे वेट PID का सिंटैक्स मुझे भूल जाएगा, मुझे पता है लाजम है कि इंट पहले आता है या इंट पॉइंट W स्टेटस पहले आता है, तो इस केस के अंदर आप मैन वेट PID लिख सकते हो, वो तमाम लिनक्स सिस्टम्स के ऊपर काम करेगा। तो ये मैंने बात कर ली। अब हम आते हैं मेक फाइल्स के ऊपर। अब मेक फाइल के लिए हम मेक फाइल के अंदर ना एक जो लाइक फंडामेंटल कंपोनेंट होता है उसको कहते हैं रूल। तो यहाँ पे एक रूल है, लाइन 3 को हम देखते हैं पहले। लाइन 3 के अंदर लिखा हुआ है L2305777, ये जो है ना इसको हम कहते हैं रूल का नाम है, राइट। अगर मैंने इस रूल को इन्वोक करना हो ना, तो मैं फिर लिखूँगा मेक स्पेस इस रूल का नाम, मेक स्पेस L2305777। तो अब ये रूल जो डिफाइन हुआ है वो काम होगा। तो रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि इफ़ दिस फाइल इज़ एडिटेड, तो आपने जाके रीमेक करना, अगर इसके ऊपर कोई चेंजेस नहीं है तो आपने रिकम्पाइल नहीं करना, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इसकी अंदर लाइक इस कमांड को कब रन करना है? जब L2305777.c चेंज होती है। और फिर आपने क्या करना है, क्या रन करना है? आपने ये कंपाइलेशन वाली इंस्ट्रक्शन रन करनी है। इसी तरह से मेरा ये जो प्रोग्राम था, इसके अंदर मैं एग्जैक वगैरह यूज़ कर रहा था, तो मुझे मल्टीपल प्रोसेसेस चाहिए थे। तो मैंने कहा कि मैं मेक ऑल करूं, जिससे ना ये सारी फाइल्स रीमेक हो जाए। मतलब मैं इसके अंदर L2305777 अगर एडिटेड है, तो मैं ये थोड़े से रूल भी इन्वोक किए हैं मैंने, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। आपको इतनी डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि रूल के अंदर ये कॉलन से पहले रूल नेम होता है, ये डिपेंडेंट फाइल्स होती हैं, उसके बाद ये वो चलेगी। आपने बस अपने कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर मेक स्पेस और आगे ये चीज़ लिख देना, स्पेस लाइक लेटर कैरेक्टर स्पेस लाइक ये वाला, ये जो जिसकी आवाज़ आ रही है। अच्छा खैर, उसके अलावा काफ़ी कुछ ऑब्वियस बातें भी हैं। एग्जैक्ट क्या होता है? एग्जैक्ट पढ़ने लायक चीज़ है, मैंने पहले बड़ी डिटेल में बताई हुई है मिट्टू की वीडियो में, इसलिए मैं रिपीट नहीं करूँगा। पाइप भी ऐसी बात ही है, MK फीफा भी ऐसी बात ही है कि उसके अंदर कुछ ख़ास बताने वाला है नहीं, सिवाय वो जो मैं बताने वाला हूँ कि पाइप्स के अंदर ना एक स्पेसिफिक बिहेवियर होता है जिसको हम डिस्क्राइब करते हैं ब्लॉकिंग के नाम से। कि अगर एक राइटर है ना, वो एक्चुअली राइट नहीं करेगा जब तक कोई उस पाइप के को रीड करने के लिए नहीं बैठा हुआ।
मतलब अगर रीडर अपना रीडर एंड क्लोज कर देता है तो राइटर राइट ही नहीं कर पाएगा। सही है। ये एक चीज़ होती है जो तमाम किस्म के पाइप्स में होती है, ऑर्डिनरी प्लस नेम्ड। इसी तरह रीडर जो है वो ब्लॉक्ड रहेगा जब तक वो एन बाइट्स रीड नहीं कर लेता या फिर एंड ऑफ फाइल नहीं रीच कर लेता। इन दो केसेस में वो लाइक बस पड़ा रहेगा वहाँ पे। अगर आपने कह दिया अपने रीडर को, आपने अगर लिखा है रीड पाइप लाइक सबस्क्रिप्ट 0 कॉमा, और आपने आगे लाइक बफर के आगे आपने बता दिया कि मुझे 80 बाइट्स रीड करके दो। अगर 79 बाइट्स रीड किए ना उसने, वो बैठा रहेगा जब तक 80th बाइट नहीं आता या फिर लाइक राइटर एंड क्लोज नहीं हो जाता। और यहाँ पे राइटर एंड क्लोज होने का मतलब ही EOF होता है ऑर्डिनरी पाइप्स के अंदर। अब अगर हम नेम्ड पाइप्स की बात करें ना, तो नेम्ड पाइप्स के अंदर ये बात आ जाती है कि यही सारा बिहेवियर है, लेकिन हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। ऑर्डिनरी पाइप्स के अंदर हम ब्लॉकिंग रोक नहीं सकते, नेम्ड पाइप्स के अंदर हम रोक सकते हैं ना। तो अगर किसी और प्रोसेस ने एक पाइप बना दिया हुआ तो आप उसके लिए एज अ रीडर खोल रहे हो, तो आप करोगे ओपन माई फीफो o_read ओनली पाइप o_non block। तो नॉन ब्लॉक ये करता है कि वो वाली रिस्ट्रिक्शन नहीं देखता कि एन बाइट्स रीड होए या नहीं होए, वो ये देखता है कि जितने अभी तक राइट हुए ना वो उतने रीड करके दे देता। तो ये फ़र्क है ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग में। अब हमारे क्विज़ के अंदर उन्होंने कहा हुआ था कि नॉन ब्लॉकिंग बिहेवियर चाहिए, तो मैंने कहा इसलिए थोड़ा बहुत पता होना चाहिए इसके बीच में डिफरेंस क्या है, कैसे होता है चीफ। अब उसके अलावा बड़ी सिंपल बातें हैं कि कभी कभी ना आप अपने पैकेज लाइक आप एक हेडर भेज देते हो, आप इस तरह से पैकेज भेजोगे कि आप एक इंटीजर भेजोगे लाइक 72 और आगे 72 कैरेक्टर्स भेज दोगे। उसके बाद आप भेजोगे लाइक 18 कि मैं अब इतना लाइक आप बेसिकली अपने पैकेट अपने हर मैसेज को ना इस तरह से कर रहे हो कि दो हिस्से हैं, एक है कि लेंथ और इसके बाद एक्सट्रीम। तो इस वाले के अंदर हम लाइक मैसेज को उन्होंने कहा हुआ था कि इस तरह से सेंड करो। तो ये भी एक टेक्निक होती है कि आप एक बड़ा लाइक रूडिमेंटरी सा फॉर्मेट लाइक हेडर्स का कम्युनिकेशन के अंदर। अब उसके अलावा डप और डप 2 आ जाता है, तो ये बेसिकली डुप्लिकेट है। अगर एक FD है उसको आप डुप्लिकेट करना चाहते हो आप बस डप यूज़ कर लोगे। वाई वुड यू वांट टू डू दैट? अच्छा सवाल है। वो यही है कि इसका ज़्यादा यूज़फुल जो वर्जन है वो डप 2 ही है। हम डप यूज़ कभी करेंगे नहीं प्रॉबेबली, मेरा नहीं ख्याल आपको कोई लैब का सवाल आएगा जिसके अंदर आपको डप यूज़ करना पड़ जाएगा। डप 2 ही आप ज़्यादा यूज़ करेगा और उसके दो यूसेजेस होते हैं। या तो आप STD आउट को किसी फाइल के ऊपर रीड आउट कर रहे हो, मतलब आप एक प्रोग्राम लेते हो, आपने एक चाइल्ड बनाया है, उसको फॉर्क कर लिया आपने। अब आप उसके अंदर ना डप 2 यूज़ करके उसकी STD आउट वाला जो फाइल डिस्क्रिप्टर है वो रिप्लेस करते हो किसी फाइल के साथ, ताकि जब भी वो कोई राइटिंग करे ना स्क्रीन पे राइटिंग होने की जगह उस पर हो जाए, आपकी फ़ाइल के ऊपर वो राइटिंग हो जाए। तो ये STD आप ये एक पोटेंशियल यूसेज है। उसके अलावा इसका उल्टा भी हो सकता है कि आप STD इन जो है इनपुट जो है आपकी वो आप किसी फाइल के ऊपर मैप कर दो, या फिर आप दोनों भी कर सकते हो। तो एक आध इस तरह के सवाल आते हैं कि आप मतलब वर्ड काउंट की जो आउटपुट है आप एक फ़ाइल के अंदर करो, और उसके लिए आप वर्ड काउंट का जो इन बिल्ट लिनक्स का है वो exec_lp करके आप करोगे कॉल, और आप बस उसको कॉल करने से पहले exec_lp से पहले आप उसको बता दोगे कि ये मैंने डप 2 करके फ़ाइल डिस्क्रिप्टर चेंज कर दिए। तो ये डप 2 है। उसके अलावा ब्लैक स्क्रीन होती है ना, मुझे नहीं पता था इससे ये भी होता है। खैर अच्छा, उसके अलावा है थ्रेड्स के अंदर कुछ खास बताने वाला नहीं है, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। जो कोर्स में बात हुई है वही हुई है। मैंने कोर्स के वक्त भी मैंने सारी ये डिटेल बताई थी कि आर्ग्यूमेंट्स कैसे पास करते हैं, डिफरेंट डेटा टाइप्स की हो तब कैसे पास करते हैं। तो अब सीधा सीमा फोर्स पे आ जाता है जो इन थ्रेड्स को सिंक्रोनाइज़ करने के लिए हम यूज़ करेंगे। तो उसके लिए sem_wait है, sem_post है, बस सिग्नल की जगह हम पोस्ट का नाम लेते हैं यहाँ पर। तो ये बस एक बात है। और यहाँ पे सीमाफोर पॉइंटर्स यूज़ होते हैं, ना कि सीमाफोर ऑब्जेक्ट्स। तो पास बाय रेफरेंस कर रहे हैं, पास बाय वैल्यू नहीं कर रहे, क्योंकि ऑब्वियसली हम सीमाफोर के अंदर कुछ चेंज कर रहे हैं। अब सीमाफोर्स की भी दो किस्में होती हैं, वो बाइनरी काउंटिंग के अलावा, वो है अननेम्ड और नेम्ड सीमाफोर्स। तो अननेम्ड सीमाफोर्स बेसिकली हम थ्रेड्स के बीच में कम्युनिकेशन के लिए सिंक्रोनाइज़ करने के लिए यूज़ करते हैं, जबकि नेम्ड हम यूजुअली डिफरेंट किस्म की अनरिलेटेड किस्म की प्रोसेसेस के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो ये बीच में एक बात हो गई। उसके अलावा और कुछ ख़ास यहाँ पे बात है, बस यही है कि आप इनिशलाइज़ करते हुए आप अगर मैन पेज भी खोलो ना sem_init का, तो
अगर मैं इधर जाऊँ, कंट्रोल ऑल्ट टी, ओ भाई कंट्रोल ऑल्ट टी, और मैं करता हूँ, वाह रैम ही ख़राब हुई भी मेरी शायद। खैर जो भी है, पॉइंट ये है कि अगर आप sem_init का मैन पेज खोलोगे ना, डैम ज़्यादा ही आ गया, इनिट नहीं sem_init, तो आप यहाँ पे आओगे तो ये एक पी शेड नाम की चीज़ है, उन्होंने बताया हुआ है कि इधर क्या डालना है। 0 indicates that it is to be shared between threads and 1 indicates that it is to be shared between a process, ठीक है। ये उसके ये लिखा हुआ है पूरा पैराग्राफ में। तो ये बस एक सिंपल सी बात है। तो अननेम्ड सीमाफोर्स हम थ्रेड्स के अंदर यूज़ करते हैं, नेम्ड सीमाफोर्स हम प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं यूजुअली। तो उसके लिए अगर हमने एम के फीफो की जगह ना बस sem_open है, ये फ़र्क है, ठीक है। और आगे वैसे ही सिमिलर चीज़ें हैं कि इंट ऑप्शंस हो जाती हैं कि आप किस तरह के लिए खोल रहे हो एट्सेट्रा। o_create वगैरह, रीड ओनली, रीड राइट वगैरह इसके अंदर भी आ जाते हैं। तो ये एक फ़ाइल को ओपन करने की तरह ही है sem_open, बस वो एक सीमाफोर फाइल बन रही होती है। तो उसको बाद में आप अनलिंक भी कर सकते हो अगर आप अच्छे बच्चे हो। जिस तरह से हम एम के फीफो वाली चीज़ों को हम अनलिंक करने की कोशिश करते हैं, जो तुम्हारी आपकी सारी टेम्प फाइल्स होंगी, नेम्ड सीमाफोर्स होंगे, बेहतर रहता है कि आप उनको अनलिंक कर लो ताकि अगली बार जब आप रीरन करो तो कोई मसला ना हो। तो ये हो गया नेम्ड और अननेम्ड सीमाफोर्स। बस आखिरी फ़र्क है कि क्लीनअप किस तरह से होता है। अननेम्ड सीमाफोर्स के अंदर हम सेम डिस्ट्रॉय यूज़ करते हैं, जबकि नेम्ड सीमाफोर्स के लिए हम सेम क्लोज यूज़ करते हैं और उसके बाद फिर हम अनलिंक कर देते हैं। तो ये एक फ़ाइल की तरह ना, लाइक ओपन किया, क्लोज़ किया, फिर अनलिंक कर दिया, जबकि अननेम्ड सीमाफोर्स में सीधे डिस्ट्रक्शन पे आ गए। कूल यार। अच्छा, उसके बाद आती है शेयर्ड मेमोरी। अब शेयर्ड मेमोरी के अंदर कुछ फंक्शंस यूज़ होते हैं। एक जो सबसे पहला है वो है फाइल टू की, FTOK। ये बेसिकली ना एक फ़ाइल पकड़ता है जो जिसका मैंने नाम यूजलेस फ़ाइल रखा हुआ है। कोई भी फ़ाइल हो सकती है, बेस्ट लिटरली ये एग्जैक्ट प्रोग्राम की फ़ाइल भी हो सकती है, मतलब मैं q1.c भी लिख सकता हूँ। और उसके आगे कोई रैंडम सीड या कोई बस एक कोई भी नंबर, ठीक है। अब आप अगर आपने शेयर करनी है ना मेमोरी, आपको दोनों प्रोसेसेस जो ये मेमोरी शेयर कर रही हैं उन दोनों के अंदर ये दोनों पैरामीटर्स एक ही डालना है। इससे ये होगा कि आपको हमेशा एक ही की मिलेगी। अगर आप एक फ़ाइल नेम डालते हो और आप एक कोई सीड डालते हो बेसिकली, तो आपको हमेशा एक ही रैंडमाइज्ड की मिलेगी। और ये बैकएंड पे इस तरह से हो रहा होता है कि इस फाइल का मेटा डेटा वगैरह यूज़ करके कुछ वर्किंग कर रहा होता है और एक डिटर्मिनिस्टिक किस्म का रैंडम नंबर आपको प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से आपको की मिल जाती है। अब आप ये की यूज़ कर सकते हो शेयर्ड मेमोरी गेट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के अंदर की दी है और 64 बिट्स मैंने रिजर्व कराए हैं। उसके अंदर मैंने परमिशन सेट किए हैं और मैंने कह दिया कि IPC_create कि इन परमिशंस के साथ मैं अपने लिए शेयर्ड मेमोरी का चंक 64 बाइट्स का क्रिएट करना चाह रहा हूँ। और जब मैंने ये रन किया तो मुझे एक इंटीजर रिटर्न हुआ है शेयर्ड मेमोरी ID का, ठीक है। अब अगर इस तरह से आप देख सकते हो दोनों प्रोसेसेस के अंदर एक ही चीज़ लिखी हुई है मैंने। अगर एक ने पहले का क्रिएट कर लिया ना, तो अब वो मुझे जो पहले का क्रिएटेड है उसकी ही ID दे रहा होगा। तो अब आपका जो शेयर्ड मेमोरी का ब्लॉक है वो रजिस्टर हो गया, क्रिएट हो गया और अब आपको उसकी ID प्रोवाइड कर दी गई है। अगर आप उसका पॉइंटर अब कभी भी चाहोगे ना, तो आप बस शेयर्ड मेमोरी अटैच करके आप अब ये आपकी वर्चुअल एड्रेस स्पेस के अंदर आ गया, ठीक है। अब आप इसको एक्सेस कर सकते हो। तो SHM ID कॉमा ये null, 0 इसके पैरामीटर्स अगर आपने देखने हो आपको पता ही है, मैन कमांड खोल ली, जो मर्जी देख लिया। लेकिन यही बस एक आध चीज़ है, SHM get है, SHM attach है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हमने ये किया कि उसको दिखा दिया जी, क्या नाम है, शेयर्ड मेमोरी रीड करके दिखा दी लेफ़्ट साइड पे, वहाँ पे राइट साइड पे हमने कोई मैसेज भेजा हुआ है, ये कुछ किया। तो अब जहाँ पे हमने एक साइड पे क्रिएट की थी ना, उसके ऊपर हम डिटैच तो दोनों साइडों पे करना है, राइट। आपने शेयर्ड मेमोरी यूज़ कर लिया, आपने डिटैच कर दी। अब इनमें से एक के ऊपर ना आप ये एक SHMCTL है, मतलब कंट्रोल, जिसके अंदर आप बेसिकली रिमूव कर देते हो उसको अपने लॉग से। जो शेयर्ड मेमोरी ID हमने गेट की थी वो रिमूव भी करनी है। तो ये SHM गेट का ऑपोजिट है। SHM DT जो है SHM AT का ऑपोजिट है। और SHM CTL वाली ये जो स्टेटमेंट है जिसके अंदर IPC रिमूव ID हो रहा है, उसके अंदर हम ये बेसिकली SHM गेट का ऑपोजिट है। तो इस तरह से हम कर लेते हैं। ये हो गई शेयर्ड मेमोरी, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। फिर मेमोरी बैंक पे आ जाती है, वो सिमिलर है इन अ सेंस। वो ये है कि आप एक फ़ाइल के चंक को लाइक आप
कॉपी ऑन राइट वगैरह भी सारी चीज़ें आती हैं इसमें। खैर लेकिन ये इतनी मुश्किल नहीं है यूज़ करने में, एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा बिना वजह के कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन यही है आइडिया कि आपकी रैम के अंदर ना एक इमेज पड़ी होती है किसी फाइल के पेज की, ठीक है। तो यहाँ पे आप बेशक नल डाल दो, ये बेसिकली प्रेफर्ड एड्रेस है कि मैं यहाँ पे अपनी रैम के अपनी प्रोसेस की एड्रेस पे इस जगह पे चाहूँगा, ये आप हमेशा नल ही रखो बेशक, पहला पैरामीटर। उसके बाद आप बताते हो कि आपको कितने बाइट्स चाहिए, फिर आप उसको बताते हो कि आपने करना क्या है, रीड करना है या राइट करना है। उसके अलावा कुछ और फ्लैग्स आ जाते हैं कि मतलब आपने मैप शेयर्ड है या प्राइवेट है, ये भी बाद में बताता हूँ। फिर उसके बाद फाइल डिस्क्रिप्टर है और ऑफसेट। तो अगर मेरे पास कोई फाइल है जिसको मैं रीड करके अपनी मेमोरी में लाना चाह रहा हूँ, बेसिकली मैं चाह रहा हूँ कि मेरी कि फ़ाइल के कोई पहले 100 बाइट्स ना मेरी मेमोरी में आ जाए, तो मैं ये करूँगा, मैं पहले फ़ाइल ओपन करूँगा रीडिंग के लिए, उसके बाद उसका फाइल डिस्क्रिप्टर इस वाले एरिया में डाल दूँगा, ऑफसेट 0 रखूँगा कि मैं शुरू से रीड करना चाह रहा हूँ, लेंथ 100 रख दूँगा, प्रोटेक्शन के अंदर मैं लिख दूँगा कि O_read ओनली, नहीं वैसे इसके अंदर prot_read होता है, वो आप मैन पेज से देख लेना, prot_read होता है, प्रोटेक्शन रीड। और उसके अलावा फ्लैग्स के अंदर मैं इनमें से कुछ चूज़ करूँगा, तो एनॉन तो यूज़ नहीं करूँगा, वो भी बाद में बताऊँगा। मैप शेड या मैप प्राइवेट में से यूज़ करूँगा। अभी हम खाली मैप प्राइवेट पे रहते हैं। मैप प्राइवेट ये करता है कि वो बस एक कॉपी की तरह काम करता है, वो एक्चुअली आप अगर कुछ चेंज करते हो ना अपनी रैम में, उसको कमिट नहीं करेगा। जबकि मैप शेड जो है ना, आपकी मेमोरी के अंदर जो इमेज एग्जिस्ट करती है उसके अंदर चेंजेस जो हैं वो आपकी ड्राइव के ऊपर भी चेंज कर देगा, सही है। तो ये एम मैप इस तरह से काम करता है। ये जो एन ऑन है, ये एक्स्ट्रा शेड है, वो यही है कि आप इसको एक्चुअली शेड मेमोरी के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो एक कॉन्वोल्यूटेड से तरीके से। वो इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, वो बस एक्स्ट्रा शुगल था, किसी ने अगर देखना हो तो देख लो। उसके अलावा आपने अगर मैप किया तो आपने अनमैप भी करना होगा, और आपने बेसिकली बस बेस एड्रेस बताना है और रन लेंथ बतानी है। तो बेस और लिमिट बता देनी है कि इतना हिस्सा अनमैप कर दो। अब कुछ ये तो जो सारे नेम्ड टॉपिक्स थे ना वो हो भी गए हैं, लिटरली यही था। अब हल्के फुल्के जो हैं टॉपिक्स अननेम्ड, वो बस सरसरी सा देख लेते हैं, ताकि अगर मुश्किल पड़ ही जाए आपके ऊपर तो पता हो। तो मैसेज क्यू का एक टॉपिक था, उसके अंदर एक उसके अंदर FTOK यूज़ होता है। जिस तरह से हमने शेयर्ड मेमोरी गेट किया तो उसी तरह से मैसेज गेट होता है, तो वो भी आपको मैसेज क्यू की ID दे देता है। लेकिन फ़र्क ये है कि इसके अंदर एक स्ट्रक्ट नया आ जाता है मैसेज का, और स्ट्रक्ट ये प्री डिफाइंड है, आपने हमेशा इसी तरह से खुद ही लिखना है। मुझे नहीं पता इन्होंने अपनी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में क्यों नहीं डाला, लेकिन आपको हमेशा लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे बस ये मैसेज रिसीव है और मैसेज कंट्रोल उसी तरह से है, लाइक सारा कुछ एनालिगस है शेयर्ड मेमोरी के, लेकिन बस रिसीव और सेंड का डिफरेंस है बीच में, और आपको अटैच डिटैच नहीं करना पड़ रहा। तो मैसेज क्यू इस तरह से काम करता है। उसके अलावा ये जो है कि इसकी बॉडी में आना क्या है, तो एक लॉन्ग होगा, ये लिटरली बस डेटा टाइप लॉन्ग है, लॉन्ग इंट नहीं, बस लॉन्ग है। पता नहीं लॉन्ग क्या होता है, मुझे नहीं पता, मुझे तो लॉन्ग इंट वगैरह ही पता था, पहली बार देखा मैंने, बॉदर नहीं किया रिसर्च करना इसमें। खैर उसके अलावा एक स्ट्रिंग होगी, और ये इसके जितनी मर्ज़ी लेंथ कर लो आप, पता नहीं जितनी मर्ज़ी का नहीं मुझे पक्का पता, लेकिन 100 इन्होंने लिखवाई हुई है। ये सारा रट्टा है बाय द वे। तो एक्स्ट्रा शेट है, अगर देखनी है देख लो। उसके बाद म्यूटेक्स लॉक्स है, वो पी थ्रेड के अंदर ही डिफाइंड है। तो आप pthread_mutex_t यूज़ करोगे ना, तो आप एक म्यूटेक्स लॉक बना लोगे। म्यूटेक्स लॉक इज़ बेसिकली अ सीमाफोर, बाइनरी सीमाफोर, बट विद बिजी वेटिंग, ठीक है। तो मैंने पहले भी लाइक थ्योरी वाली में कवर किया हुआ, हल्का फुल्का मेंशन किया था इन पासिंग। तो यही है कि इसके अंदर इनिशलाइज करते हो, आप लॉक को लॉक कर सकते हो और अनलॉक कर सकते हो, ये बस आइडिया। और ट्राई लॉक डिस्ट्रॉय वगैरह वही वाली बात नहीं है, कोई ख़ास बात नहीं है इसमें। अब आ जाता है एक बड़ा अनोइंग सा टॉपिक, सॉकेट। इन्होंने ना एक बड़ा मुश्किल सा टॉपिक बिना वजह बस छेड़ के भाग गए हैं। वो ये है कि सॉकेट्स जो होते हैं ना वो बड़े मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते हैं। इंटरनेट सॉकेट्स भी होते हैं, किसी और किस्म के भी होते ही होंगे। तो सॉकेट एक सिस्टम कॉल है जो आपको एक फ़ाइल डिस्क्रिप्टर रिटर्न करती है, एक सॉकेट बना के देती है आपको, ठीक है। अब सॉकेट क्या होता है वगैरह वो थोड़ा सा हम नेटवर्किंग के अंदर आ रहे हैं, लेकिन मैं हल्का फुल्का बता देता हूँ कि
सबसे पहले एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, इंटीजर टाइप, इंटीजर प्रोटोकॉल। यहाँ पे जहाँ तक हमें बताया गया है, यहाँ पे हमने खाली इंटरनेट वाली शिट लिखनी है। तो अगर मैं इस एग्जांपल में आऊँ तो सॉकेट के अंदर AF_INET मतलब इंटरनेट, और sock_stream, 0। जहाँ तक मुझे बताया गया उन्होंने कहा ये रट्टा मार लो, बेसिकली समझाया कुछ नहीं है इसके अंदर। ज़ीरो का मतलब डिफ़ॉल्ट प्रोटोकॉल है, मुझे बस ये पता है, ठीक है। अब इसके अंदर एक डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होता है सॉक एड्रेस। तो जब आप एक एड्रेस यूज़ कर रहे होते हो सॉकेट का ओवर द इंटरनेट, तो उसके अंदर ये 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है, कि ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, आईनेट से करता है, ठीक है, क्योंकि आप इंटरनेट के ऊपर बात कर रहे हो। ये तमाम सॉकेट एड्रेसेस में होता है, ये एक एक्चुअल लाइक कॉमन चीज़ है। आगे जाके इंटरनेट स्पेसिफिक चीज़ें आ जाती हैं, तो आप ये देख सकते हो सॉक एड्रेस _n है, एक नॉर्मल सॉक एड्रेस भी होता है, ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन इसका पहला वाला जो है ना, फैमिली, वो बस बेसिकली टाइप है, ताकि अगर कोई रीड करना चाह रहा हो इस स्ट्रक्ट को वो समझ सके। तो in_port_t sin ये बेसिकली लाइक सॉकेट इन पोर्ट नंबर एड्रेस। अच्छा, अब IPv4 IPv6 का शायद आपको पता हो। IPv4 है जो आपने ज़्यादा फेमिलियर देखे होंगे, जब भी आप कोई गेम खेल रहे हो तो आपको कहता है कि हाँ हाँ ये आपकी IP है, मतलब इस तरह की कुछ शिट दिखाते हैं, राइट। तो ये इस तरह के लाइक जो 4 ऑक्टेट्स वगैरह वाली में होता है वो IPv4 होता है। लाइक IPv6 के अंदर और ज़्यादा बड़े एड्रेसेस आगे ताकि मज़ीद डिवाइसेस रिप्रेजेंट हो सकें, लेकिन यूजुअली अभी तक IPv4 ही चल रहा होता है अक्सर डिवाइसेस पर। तो अब इसको यूज़ कैसे करना है, वैसे ना ही सुनो, लेकिन फिर भी अगर आपको बिना वजह इंटरेस्ट है तो यही है कि आप फैमिली तो बता दिया कि हम इंटरनेट वाले यूज़ कर रहे हैं। अब पोर्ट नंबर हम इंसानों की तरह नहीं डाल सकते, दैट वुड बी टू सिंपल। आपने उसको नेटवर्क ऑर्डर में डालना है जो कि बिग एंडियन में होता है। तो उसके लिए आप ये यूज़ करते हो होस्ट टू नेटवर्क स्मॉल, ये H टॉन्स, राइट। लाइक ऐसे लाइक ये बड़ा रिटार्डेड टॉपिक है, अगर किसी ने डिटेल में देखना हो ये देख लो, लेकिन मेरा ख्याल है आपको समझ आना शुरू हो गई होगी कि ये नहीं आना, तो इसलिए मैं इसके ऊपर और टाइम नहीं गुजारूंगा। जिसको इंटरेस्ट होगा उसने खुद ही देख लिया होगा, आगे मैंने जितना बताना था आगे वो देख सकता है इसको देख के। अच्छा, अब आ जाती है आगे बात सिग्नल की। सिग्नल के अंदर सबसे पहले आप दो पैरामीटर्स होते हैं, राइट, कि किस सिग्नल के लिए आप, अच्छा एक सेकंड, इंटरप्ट्स वगैरह जो होते हैं, अगर मैं कोई प्रोग्राम चला रहा हूँ यहाँ पे, राइट, मैं नहीं इस पे चला रहा, मुझे नहीं अच्छा लगा, बस Ctrl+C आपको पता है ना यूज़ करते हैं कभी कभी एग्ज़िट करने के लिए, वो एक इंटरप्ट सिग्नल भेजता है। इसी तरह और भी चीज़ें होती हैं, क्लॉक्स वगैरह, जो किसी और किस्म का सिग्नल भेज देंगे। मतलब यहाँ पे एक अलार्म नाम का की लाइक चीज़ यूज़ की गई है, एक लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ किया गया जो 5 सेकंड बाद जाके एक अलार्म सिग्नल भेजेगा। तो सिग्नल मुख्तलिफ़ किस्म के होता है। तो यहाँ पे ये है कि मैं इसका लाइक एक डिफ़ॉल्ट तरीका होता है इस किस्म के इंटरप्ट को लाइक केटर करने के लिए। आपको थोड़ी सी कोल याद आ रही होगी इससे, वो IVT वगैरह वाली शिट, ये उसी तरह से है। तो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ये है कि जब भी अलार्म वाला इवेंट फायर होता है तो अलार्म क्लॉक प्रिंट हो जाता है, राइट। अगर हम उसकी जगह कुछ और करना चाहते हैं तो हम सिग अलार्म फंक्शन पॉइंटर इस तरह से करने का। तो किस सिग्नल को मैं रीडिफाइन करना चाह रहा हूँ और क्या बनाना चाह रहा हूँ, ये है बेसिकली, ये है सिग्नल। इसी तरह से अगर आप Ctrl+C कर रहे हो तो वो सिग इंट होता है, इंटरप्ट, राइट। तो उस केस के अंदर आप करोगे आई हैव हैंडल्ड द इंटरप्ट सक्सेसफुली, और उसके बाद आप एग्ज़िट 0 कर देते हो। अगर आप एग्ज़िट 0 ना डालो ना तो वो कभी एग्ज़िट ही नहीं कर पाएगा आपका प्रोग्राम Ctrl+C के साथ, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो हैंडलर होता है उसके अंदर ये वाली स्टेटमेंट होती है। अब आपने उसको हुक करके आपने बेसिकली उसकी फंक्शनैलिटी ख़त्म कर दी, अपनी कस्टम फंक्शनैलिटी डाल दी है, जैसे हम कोल में करते थे। तो ये वो वाली चीज़ है। उसके अलावा एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन, अगर आपने कभी फाइल साइज़ निकालना हो तो fstat होता है, तो उसके लिए ये है। रीसाइज़ करना हो तो उसके लिए ftruncate होता है, तो फाइल डिस्क्रिप्टर न्यू साइज़। और कुछ यूटिलिटी फंक्शन हैं, स्टर कॉपी, स्टर एन कॉपी, printf, sn printf, स्ट्रिंग कंपेयर, p एरर, memset। और उसके अलावा एक एक्स्ट्रा बस कॉन्सेप्ट रह गया, वो यही है कि काफ़ी बार ना आपकी प्रॉब्लम इस तरह की होंगी कि आप ना
रियलाइज़ करोगे कि रीड और राइट बफर्स जो होते हैं ना उनकी कुछ लिमिटेशंस होते हैं। लेट्स से मैंने लाइन बाय लाइन रीडिंग करनी थी, तो मेरे पास एक टेक्स्ट फाइल है ये वाली, मैं इस पहली लाइन रीड करता हूँ, मेरे बफर से छोटी है, मैं न्यू लाइन तक सारा कुछ कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। लेट्स से ये कोइंसिडेंटली एग्जैक्टली मेरे बफर जितनी थी, लेकिन ज़रूरी नहीं है हमेशा ये हो सकता है कि आपके बफर से बड़ी लाइन हो सकता है आपके बफर से छोटी लाइन हो। इन केसेस को किस तरह से हैंडल करना। तो अगर आप लाइन बाय लाइन रीडिंग कर रहे हो और किसी और को किसी पाइप के थ्रू भेज रहे हो तो इतना मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अगर छोटा है तो आप बस लाइक न्यू लाइन आएगी तो आप बस कह दोगे ठीक है यहाँ तक एक मैसेज हो गया, उसके बाद आगे से अगली न्यू लाइन से एक अगला मैसेज कर लेंगे, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आपका बफर टू स्मॉल होता है ना तब मसला हो सकता है। तो उसके लिए काफ़ी बार आपको डिसीजंस वगैरह डिफ़र करने पड़ सकते हैं। मतलब आपको कहा जाए कि send only those lines that contain the letters contain the word yes या फिर contain the word no, not, right? आपको एक फ़ाइल दी हुई है जिसके अंदर आपने खाली वो वाले सेंटेंसेस आगे फॉरवर्ड करने किसी और प्रोसेस को रीड करके जिसके अंदर कोई स्पेसिफिक की टर्म हो या कोई क्वालिटी हो, और अभी आपने पूरा सेंटेंस ही नहीं पढ़ा, तो क्या आप ये भेजोगे या नहीं भेजोगे, क्या करोगे? आप कुछ भी नहीं करोगे, आप इसको किसी टेम्परेरी लोकेशन में रख लोगे, एक कैरी ओवर बफर में रख सकते हो या आप एक टेम्परेरी फाइल में रख सकते हो जो ये काम करता कि जब तक आपने डिसाइड नहीं किया कि मैंने इसके साथ क्या करना है, आप उसको एक टेम्परेरी लोकेशन में रखी जा रहे हो। फिर जब आपको वो एंड ऑफ लाइन मिल जाता है तो अब आप उसको एनालाइज करते हो, आप कहते हो क्या मुझे कुछ मिला था, हाँ मिला था तो मैं डंप कर देता हूँ, अगर नहीं मिला था इसको मैं डिलीट कर देता हूँ सारा कुछ, ये मेरे लिए यूज़फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये बस एक हल्की फुल्की बात थी लैब के हवाले से, और कुछ भी नहीं है।